हेलो गाइस, सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इफ़ेक्टिव डिमांड के टॉपिक के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है, और मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके कुछ नोट्स हैं मेरे पास जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये आप एग्ज़ाम में भी ये लिख के आ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ़ेक्टिव डिमांड, तो थोड़ा सा इसका इंट्रो है कि ए बुक नेम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज पब्लिश्ड इन 1936। दिस बुक वॉज रिटन बाय लॉर्ड J.M. केन्स। ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में हमें बताया गया है, लॉर्ड J.M. केन्स ने बताया है अपनी इस बुक में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉर्मल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी. According to him, if we want to increase the employment level, then we will have to increase the effective demand. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन है। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें ED यानी कि इफ़ेक्टिव डिमांड को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो अब इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है? वो है AD इक्वल टू AS. Effective demand is that level of aggregate demand when it is equal to aggregate supply. ठीक है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी वो हमारी एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें पहले एक एक करके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझना होगा। ओके, तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड एंड व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो उसके डिटर्मिनेंट्स यही दोनों हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड है। तो इसको हम दो तरह से शो कर सकते हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, एंड अनदर एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है जो शो करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो दिस इज दैट शेड्यूल वेयर वन साइड एम्प्लॉयमेंट इज देयर एंड अनदर साइड एग्रीगेट डिमांड इज देयर। तो जब हमारी जब हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो होगी तो कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड ज़रूर होती है, हम कुछ ना कुछ डिमांड ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी कभी भी। ठीक है, और फिर एक इंक्रीजिंग लेवल शो करना है आपको, 100, 120, 180, 240, 290। ठीक है, इंक्रीजिंग। देन कम्स एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो वो क्या है? एक पिक्चराइजेशन है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की, हमें एक डायग्राम के फॉर्म में इसको शो करना है। तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऐसा होता है, और वो जो ओरिजिन होता है उससे थोड़े ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो थी लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो कुछ ना कुछ थी, इसलिए वो एग्रीगेट जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़ीरो, और फिर एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा इसके ऊपर से स्टार्ट होगा कर्व। ठीक है, और ये इसका कर्व बन जाएगा। ओके, देन कम्स एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? वो टेबल जो शो करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो शेड्यूल है वो ऐसा होगा, जहाँ हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो होगी वहाँ हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा, तो सप्लाई किस चीज़ की होगी? तो इसलिए वो भी ज़ीरो होगी। तो जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। So this is our aggregate supply curve. A picturization of aggregate supply schedule is called aggregate supply curve, जो कि हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों ज़ीरो होते हैं एक लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट भी ज़ीरो और एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो, तो हमारा कर्व अपवर्ड होगा। ओके, पॉजिटिव एंड अप साइड। देन कम्स डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो अब हम वो लेवल हमें पता लगाना है जहाँ हमारी इफेक्टिव डिमांड हम अचीव कर लेंगे। तो वो लेवल कौन सा होता है? द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड कैन बी डिटरमाइंड वेयर AD इज इक्वल टू AS एंड वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो जो ये डायग्राम होगा वो आप 3 फेजेस में बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की लाइन है, फिर AD की, फिर AS की।
ठीक है। ये तीनों जो हैं, तीनों की तीनों हमारी इंक्रीजिंग लेवल पे है, मतलब एक टाइम पे मतलब हर एक उस पर वो इंक्रीज़ हो रही है, हर एक उस लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट 0 होगी, हमारी एडी कुछ ना कुछ तो होगी, तो 120। एएस हमारी 0 होगी अगर एम्प्लॉयमेंट 0 है, ठीक है। तो फिर हमें ग्रेजुअली इनको इंक्रीज़ करना है। फिर एक लेवल वो आएगा जहाँ हमारी जो एडी है वो इक्वल हो जाएगी एएस की, 200, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक फेज़ ऊपर है, एक नीचे है, और बीच में हमारी एडी इक्वल है एएस की। तो आप जब ऊपर वाला ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक टाइम पे एडी भी इंक्रीज़ हो रहा है, एएस भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एडी है वो एएस से ग्रेटर है, ठीक है। 140, 110, 170, 130, 185, 150, ठीक है। तो एडी इज़ ग्रेटर देन एएस एक टाइम पे, फिर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली जो एडी है वो थोड़ा कम इंक्रीज़ होने लग जाता है और एएस हमारे ज़्यादा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एएस है वो ग्रेटर हो जाता है एडी के, ठीक है। 210 है, 230 है, ये यहाँ पे ये 230 है, यहाँ 270 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो चेंज है, एडी एक टाइम पे ग्रेटर होता है एएस के, फिर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, और फिर जो एएस है वो ग्रेटर हो जाता है एडी के। सो फाइनली हमें ये कर्व मिलेगा, ठीक है। एक साइड पे हमारी एडी एंड एएस है और यहाँ हमारी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा एएस का कर्व है, और इसको प्लीज़ आप ध्यान से याद रखना कि जो एएस का कर्व होता है वो एक टाइम पे अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और जो हमारा एडी कर्व है वो ऐसा होगा। तो जहाँ ये दोनों मीट करेंगे वो हमारा एडी इक्वल टू एएस हमारा इफेक्टिव डिमांड का, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने इफ़ेक्टिव डिमांड अचीव कर ली, मतलब हमारा थोड़ा सा जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन फिर भी हमने अब तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं करी है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव होगी, वो होगी बाय इंक्रीजिंग एडी। एएस का हम अब कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टाइम पे पैरेलल हो जाती है एएस के, तो उसको हम इंक्रीज डिक्रीज करें कोई फ़र्क नहीं होगा, वो पैरेलल हो चुकी है। लेकिन जो हमारा एडी है उसको हम इंक्रीज़ करके हम अपना फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एडी इक्वल होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजप्शन मतलब हमने कंज्यूम कर लिया, अब उसका हम मतलब क्या ही होगा, वो तो हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज़ करके अपने फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो, एक हमारा एएस का कर्व है, एक हमारा एडी का है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो जो एडी का कर्व है वो अपवर्ड चला जाएगा और हमारा एडी डैश एक नया कर्व आ जाएगा, जो एएस को जहाँ मीट करता है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा, जो कि है ई डैश, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो अचीव कर सकते हैं। देन इसका एक और केस हो सकता है कि आफ्टर अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट, इफ़ गवर्नमेंट इंक्रीजेज एडी और इन्वेस्टमेंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन द सेम, बट वी विल गेट इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी। समझ लो, देखो, अगर सोचो कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, तो उसका लेवल जो उसका कर्व है डी डैश डैश का वो और ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमने जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो एक टाइप से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, एक टाइप से गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करके मनी तो वेस्ट कर रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक बार जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद फिर एडी या इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें ये बताया गया है। तो आप इन जो ये डायग्राम्स है इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। और जितना भी मैंने अभी इसमें लिखा हुआ है वो भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में अच्छे से, मतलब ये सारा तो लिख ही सकते हो, लेकिन अगर आप और इन डायग्राम्स को एक एक डेट शीट में एक्सप्लेन करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने की वो रहती है, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि पेजेस भी भरने ज़रूरी होते हैं, पेजेस भी मतलब एक अच्छा मतलब देता है एग्ज़ामिनर के माइंड पे कि हाँ
तो होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, एंड जो भी अगर आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।